heart. Cross it. Cross your heart. Good. You promised. No backing out. जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे बिल्डरबर्ग कॉन्फ्रेंस के ऊपर जो एनुअली होती है। अब आप लोग बहुत सारे लोग यहाँ पर बिल्डरबर्ग से वाकिफ़ भी नहीं होंगे, आपको नहीं पता कि बिल्डरबर्ग है क्या। बिल्डरबर्ग बिल्कुल उस तरीके की चीज़ है। अगर आप लोगों को यहाँ पर इल्यूमिनाटी के बारे में पता है, अगर आपको फ्रीमेसन्स के बारे में पता है, स्कल एंड बोन्स के बारे में पता है, तो आपको यहाँ पर बिल्डरबर्ग एक और ग्रुप है, एक और कल्ट ग्रुप है। इसको क्लब सिर्फ इसलिए कहा जाता है, बहुत सारे जो कल्ट ग्रुप्स हैं उनको क्लब कहा जाता है ताकि जेंटलमैन आप साउंड करें, आपको लगे कि आप एक क्लब को ज्वाइन कर रहे हैं तो आप एक जेंटलमैन हैं, हालांकि ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट होते हैं। अब ये सारे ग्रुप्स हैं, ये सारे जो कल्ट ग्रुप्स हैं, क्लब्स जो होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, जो रेड शू क्लब हो गया, फलाना क्लब हो गया और वो पिज़्ज़ा क्लब हो गया, वो दूसरी चीज़ें हैं। वो क्लब्स छोटे छोटे होते हैं। क्लब्स आप समझिए सिटीज़ होती हैं, और जो ग्रुप्स होते हैं कल्ट ग्रुप्स वो देश होते हैं। किस जगह में, किस जगह पर? हमारी दुनिया में, हमारी दुनिया के अंदर ये लोग होते हैं, ठीक है। ये देश होते हैं बड़े बड़े, फिर इनके छोटे छोटे वो क्लब्स होते हैं, और इन देशों के अंदर जो इन्फ्लुएंशियल बॉडीज़ या इंस्टीट्यूट्स होती हैं, ये लोग होते हैं, वो इस जगह के कर्ता धर्ता होते हैं, माई बाप होते हैं। और फिर हम जैसे जो लोग होते हैं ना यहाँ पर जो लाए जाते हैं काम करने के लिए, वो आप हमें ये समझ लीजिए कि हम इस जगह की लेबर तबका या स्लेव्स कह लीजिए या वर्कर्स कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए आप हमें, यानी हम इस जगह पे काम कर रहे होते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर लेवल होता है वो वही लेवल होता है जो आपकी दुनिया में आपका होता है जनता के तौर पर, ठीक है। यानी आप काम कर रहे हैं किसी के एजेंडा को सर्व करने के लिए, और हमें यहाँ पर ला के बिल्कुल लिटरली ला कर किया जाता है। तो ये सिर्फ एक छोटी सी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, लेकिन ये मैं सिर्फ ये इसलिए बता रही हूँ कि आपको पता चल जाए। अब यहाँ पर ये एक एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है लिस्बोआ में। लिस्बोआ को एक्चुअली आप लोग लिस्बन कहते हैं अंग्रेज़ी में, क्योंकि हर नाम को वेस्टर्नाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो लिस्बन है, कहाँ पर है? पोर्चुगाल, जिसको असल में पुर्तगाल कहते हैं। तो यहाँ पर ये एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें 130 इन्फ्लुएंशियल बॉडीज़ और इंस्टीट्यूट्स 23 से 25 कंट्रीज़ के जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, टर्की को इंक्लूड करके। ये सारी जो देश हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है वो सारी ट्रांस अटलांटिक, ये सिर्फ एक रेफरेंस के तौर पर यहाँ पर तस्वीर है, ट्रांस अटलांटिक देश होते हैं, जिसमें नॉर्थ अमेरिका और पूरा यूरोप आता है, जिसमें जो बड़े बड़े लोग हैं ये वो पार्टी कह रही हूँ, ये वो कॉन्फ्रेंस होती है। और इसके जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो लोग होते हैं जिनको दुनिया को बताना पड़ता है कि हम इस जगह को हमने ज्वाइन किया हुआ है, हम इस जगह के मेंबर हैं। इसलिए इनके जो नाम भी होते हैं वो कोई बहुत हश नहीं होते, कोई छुपे हुए नहीं होते हैं। ये वो लोग होते हैं, इनकी जो ये पूरी बिल्डरबर्ग की जो सोसाइटी है, इसको आप कुछ भी कह लीजिए, इनका जो मेन एजेंडा होता है, यानी जो इनका मेन मकसद होता है, जैसे कई सारे लोग होते हैं उनसे अगर आप पूछें कि वो इस जगह को बिलोंग करते हैं, वो नहीं बोल देते हैं या वो कोई जवाब नहीं देते। यहाँ बिल्डरबर्ग वाले जो लोग हैं उनको बोलना पड़ता है कि हाँ हम इस ग्रुप को हम इस ग्रुप के हैं। अब इसमें बड़े बड़े ऑफिशियल्स होते हैं, मिलिट्री के होते हैं, CID के होते हैं, MI6 के होते हैं, बड़ी बड़ी जो ये बिज़नेस कंपनीज़ होती हैं, बड़ी बड़ी जो बिज़नेस लीडर्स होते हैं बिग कंपनीज़ के, बड़ी बड़ी जगहों के, ये सब लोग होते हैं। अब ये वो सारे लोग इस ग्रुप के मेंबर होते हैं और ये बोलते हैं कि हम इस ग्रुप के मेंबर हैं, ठीक है। ये इन सारे ग्रुप्स में से बहुत अच्छा ग्रुप है, और इसी वजह से इसकी जो सारी चीज़ें हैं वो पब्लिक की नज़र में होती हैं। अब इसलिए भी होती हैं क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो इंसेंटिव लेते हैं, जो भी किस्म की कोई भी पेंडेमिक होता है या कोई भी जंग वार होती है, इसमें इनका इंसेंटिव होता है। 2020 में जो मुंह ढकने वाली चीज़ आई थी, तो उससे जो मेडिकल इंडस्ट्री थी, फार्मा की थी, दूसरी चीज़ें थी, उनको जो भी फ़ायदा हुआ तो वो उनका इंसेंटिव था, उनको मिला था। अब ये जो जंगें भी कहने को हो रही होती हैं दो देशों के बीच में, दोनों देश उससे फ़ायदा उठा भी रहे होते हैं, और दोनों देशों में से एक को खैर ज़्यादा फ़ायदा होता है, एक को कम होता है, लेकिन जो जंगें होती हैं वो करवाई जाती हैं, वो जानबूझ के करवाई जाती हैं ताकि इन जैसे लोगों को इंसेंटिव मिले, इनको फ़ायदा होता है, ये अपनी जेब को गर्म करने के लिए करते हैं। अब यहाँ पर ये जो 130 लोग आए, ये सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग थे। इस मीटिंग के अंदर, इस एनुअल कॉन्फ्रेंस, हर साल इनका एक एजेंडा होता है। इस साल जो इनका सबसे अटमोस्ट जो सीक्रेसी के अंदर एजेंडा था वो इंडिया था। ये इंडिया के लिए बड़ी डायरेक्ट धमकी है, इनडायरेक्टली। यहाँ पर आप ये समझ जाइए कि इंडिया के बारे में मैं आपको कब से कह रही हूँ कि इंडिया का टाइम शुरू होने वाला है, जहाँ पर इंडिया जो है अब वो टारगेट बन जाएगा। जिस तरीके से पहले मुस्लिम देश बने, मुस्लिम्स बने, अब यहाँ पर इंडिया और हिंदू बनेंगे,
किस तरीके से बनेंगे, यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। अब सबसे पहले जो यहाँ पर अभी आप लोगों को पता है, यहाँ पर एक इंटरनेशनली एक नोशन है इंडियंस को लेकर, अभी अभी रिसेंटली कुछ सालों में शुरू हुआ है। वो उसकी खबर आपको आते आते कुछ समय लगेगा, लेकिन आपको पता चल जाएगा। जैसे मुस्लिम्स को लेकर है ना कि वो आतंकवादी हैं, एक ये क्या है, एक इंटरनेशनल नोशन बना हुआ है ना, एक चीज़ बनी हुई है एक, कि भाई जो मुस्लिम्स हैं वो सबके सब आतंकवादी हैं। बिल्कुल इंडिया को लेकर यहाँ पर एक चीज़ बन रही है। आप लोगों को नहीं पता क्योंकि आप लोग इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया के अंदर वो चीज़ आपको सुनाई नहीं देगी, क्योंकि वो चीज़ आते आते इंडिया के कान बंद हो जाते हैं। यानी इसका ये मतलब होता है कि वो चीज़ वहाँ पर लाई नहीं जा रही है, वहाँ तक उसकी खबर नहीं आ रही है, ताकि अभी जनता को पता ना चले, लोग सवाल ना उठाएं, क्योंकि सब घबराएंगे ना कि भाई हम ये चीज़ जब है नहीं तो हमें ये चीज़ कहा क्यों जा रहा है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो मेन रीज़न रहा जो दिखाने के लिए सो कॉल्ड ऊपर ऊपर जो एक फसाद है, यानी कवर अप है, वो ये है कि भाई ये कहा जा रहा है कि जो सारे एलीट्स हैं, 130 एलीट्स जिन्होंने इस दफ़ा ये कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, वो इंडिया से बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए। और जिसके पीछे कारण, सो कॉल्ड कारण ये है कि इंडिया का जो स्टैंड है रशिया और यूक्रेन वॉर को लेकर, वो बहुत न्यूट्रल है। वो ये चाहते हैं कि यूक्रेन की साइड पर इंडिया आ जाए। अब इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर ब्रिक्स भी हो रहा है, जिसमें इंडिया अगेन बड़े बुरे तरीके से फंसने वाला है ब्रिक्स में। यहाँ पर समझिए कि ब्रिक्स जो है ना, जैसे चूहे को चीज़ देकर फंसाया जाता है, ये बिल्कुल ट्रैप है इंडिया के लिए ब्रिक्स। यहाँ पर मैं उसके ऊपर डिटेल में बाद में बात करूँ, क्योंकि ब्रिक्स का एक डिफरेंट टॉपिक है पूरा। अब इंडिया देखिए, मैंने आपको पहले बताया यहाँ पर 2 कोल्ड ग्रुप हैं, एक इजराइल और अमेरिका जिसका फ्रंटमैन है, और एक जो है चाइना का अपना कोल्ड ग्रुप है जिसके अंदर दूसरे देश आते हैं। अब रशिया जो है, रशिया जाता है चाइना वाली साइड में, चाइना वाले एरिया में जाता है। यूक्रेन जो है वो इजराइल वाली साइड में जाता है, और इंडिया जो है वो भी इजराइल के साइड में है। अब इंडिया को इस वक्त यूक्रेन का साइड लेना है, लेकिन इंडिया ले नहीं रहा है, इंडिया रशिया का साइड भी ले रहा है और यूक्रेन का भी ले रहा है। वो न्यूट्रल है, वो इस वजह से है क्योंकि आप जब डिप्लोमेटिक होते हैं ना, वहाँ पर आपकी लग जाती है। इन जगहों में आप डिप्लोमेटिक नहीं हो सकते स्पेशली, हालांकि ये पॉलिटिक्स नाम ही डिप्लोमेसी का है, लेकिन इन चीज़ों में जब आप खुद डील कर रहे होते हैं डायरेक्टली इन क्लब्स में, इन लोगों के सामने आप डिप्लोमेसी नहीं दिखा सकते। इनको पता होता है कि कौन क्या है क्या नहीं है, कौन किस साइड पर है। अब वो ये क्या कह रहे हैं कि इंडिया ये कह रहा है कि भाई मैं रशिया से चीप ऑयल खरीदता हूँ, फिर मैं इसको रिफाइन कर कर आगे बेचता हूँ, जिससे इंडिया को भी फ़ायदा होता है इकोनॉमिकली और रशिया को भी होता है। अब जो ये सारे ट्रांस अटलांटिक के 130 इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं, ये इकोनॉमी बर्बाद करना चाह रहे हैं रशिया की, क्योंकि उनको ये पता है कि रशिया जो है चाइना की साइड पर है और वो वहाँ पर जाकर बड़ा हो जाएगा। तो इससे पहले कि वो वहाँ जाकर बड़ा हो, उसकी इकोनॉमी को हम हिट कर दें। अब अगर इंडिया नहीं रोकेगा तो रशिया की इकोनॉमी को फ़ायदा होता रहेगा। अभी रशिया से सब लोग टाइज अपने ख़त्म कर रहे हैं, सारे बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वहाँ से निकल गए थे, इकोनॉमी को बर्बाद कर रहे थे रशिया की। तो वही सारे थे कि इंडिया करे। अब इंडिया ये काम नहीं कर रहा फिलहाल, क्योंकि भाई चीप तेल उसको मिल रहा है, वो करेगा। जैसे जर्मन्स ने भी अभी बड़ा इशू उठाया था जब फीफा हुआ था, वो हरे भरे झंडे को लेकर कि भाई हम कतर में नहीं जाएंगे, कतर ये कतर वो। बाद में उन्होंने कतर से तेल खरीद लिया चीप। तो ये चीज़ें होती हैं। अब ये हो गया, ठीक है, ये ऊपर से है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इनका जो सेकंड एजेंडा था वो पॉलिसी चेंज था। कहाँ पर था पॉलिसी चेंज? अफ्रीका और एशियन कॉन्टिनेंट्स में, यानी रीजन में। अगर आप मेजॉरिटी देखें, मुस्लिम्स जो हैं, मेजॉरिटी जो मुस्लिम्स हैं वो आपको एशिया और अफ्रीका में दिखेंगे, ठीक है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की तबाही एक ज़माने से हुई हुई है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में चाहे मुस्लिम्स हों नॉन मुस्लिम्स हों, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को इन्होंने सबसे पहले बर्बाद किया। पहले रंग का इशू आया, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट उसके चलते बर्बाद हो गया था, यानी वो बहुत अमीर थे, उनके पास सोना जेवर जवाहरात सब कुछ थे। फिर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में दूसरे जो अफ्रीकन बचते थे वो मुस्लिम्स थे। फिर मुस्लिम्स को बर्बाद इन्होंने करना शुरू किया। सारे देश तकरीबन आज सारे मुस्लिम देश जो हैं वो बर्बाद हो चुके हैं, या तो उनमें सिविल वॉर चल रही है, या उनमें नॉर्मल वॉर चल रही है, या उनमें कहत साली आई हुई है, उनमें कोई ना कोई इशू चल रहा है, वो बर्बाद हुए हैं। अब मुस्लिम्स का एक पूरा ऑलरेडी इमेज बन चुका है, अब मुस्लिम्स भी ख़त्म। अब यहाँ जो पिरामिड था उसमें सबसे पहले नीचे इजराइल वाले साइड पे वो मुस्लिम्स थे, ठीक है, ख़त्म। अब वहाँ से वो बिल्कुल ख़त्म। जो एक जीसीसी बचता है जिसमें मुस्लिम्स हैं वो ऑलरेडी एक साइड पर जा रहे हैं, वो एक चाइनीज साइड पर जा रहे हैं, और जो बाकी जीसीसी के बच गए वो इसराइल उनको रख रहा है अपने ट्रम्प के इक्का की तरह, यानी जो तुरंत का पत्ता होता है उसकी तरह रख रहा है कि भाई उनको हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो पैसे के साथ लोग होते हैं, लोडेड लोग होते हैं, डीप पॉकेट्स वाले। दूसरी तरफ एक आखिरी देश बचता है यहाँ पर, टर्की का ऑलरेडी सिलसिला जो है वो चल रहा है। टर्की और ईरान जो है वो वैसे ही बर्बाद हो जाएंगे, उनका वो चाइना की साइड पर भी जाकर बर्बाद होंगे। अब एक बचता है देश पाकिस्तान, मुस्लिम देशों में से।
पाकिस्तान को इस वक्त बड़ा सेफ साइड मिल गया है, वो टर्की की साइड, चाइना और टर्की वाले रशिया वाले साइड पर है, और चाइना ने उसको भी यूज़ करना, बाद में उसको भी बर्बाद करेगा। लेकिन बात की बात आई, अब क्या हुआ, वो जो पिरामिड था ना नीचे से, उसमें से वो मुस्लिम सारे निकल गए इसराइल वाली साइड में। अब नेक्स्ट जो धर्म आता है वो आता है हिंदू धर्म आता है। पॉपुलेशन के हिसाब से भी जो नेक्स्ट देश है दुनिया का सबसे बड़ा, वो इंडिया है। अमेरिका को हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि अमेरिका इसराइल का फ्रंट मैन है। चाइना को लगा नहीं सकते, चाइना खुद ऑलरेडी एक सुपर पावर है, एक बहुत बड़ी सुपर पावर, जिसका अपना कल्ट ग्रुप है, जिसकी कल्ट ग्रुप में अलग देश है। तो इंडिया की बारी आती है अब पॉपुलेशन के हिसाब से भी, क्योंकि इन सब दोनों तरफ के कल्ट ग्रुप का मेन एजेंडा क्या है, डीपॉपुलेट करना। तो इंडिया से स्टार्ट करेंगे। अब जब इंडिया से स्टार्ट करना है तो उनको रीज़न चाहिए, अब वो धर्म के पीछे आपके जाएंगे। आपको एक और मैं चीज़ यहाँ बता दूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मुझे लगता है ये जो आपका स्वास्तिक सिंबल है, ये चाइनीज़ कल्ट ग्रुप का ऑपोजिट साइड पर है। अगर आप इसको गूगल करें तो स्वास्तिक जो आप लोगों का स्वास्तिका है, ये दोनों साइड पर होता ज़रूर है। अब ये रहा, ये आपका जो होता है इस साइड पर होता है ना, राइट साइड पर होता है, ये वाला लेफ्ट पर है। लेकिन अगर आप इसको गूगल करें तो आपको लेफ्ट और राइट दोनों पर दिखेगा, और लिखा आता है कि ये करेक्ट सिंबल है। लेकिन अगर मैं जितना जानती हूँ हिंदू धर्म को, मैंने शायद जितना देखा है, मुझे जहाँ तक पता है कि आप लोगों का जो स्वास्तिका होता है वो इस साइड पर तो बिल्कुल भी नहीं बना होता है, वो इसी साइड पर बनता है, यहाँ पर उसका टीका जो भी जिस तरीके से भी आप लोग उसको ड्रॉ करते हैं। और अगर आप इसी सिंबल को ले लें, नाजीज़ का भी सिंबल है, नाजीज़ के सिंबल में ये मेरा ख्याल से थोड़ा सा इसकी जो शेप होती है वो चेंज हो जाती है, यानी एग्जैक्टली शेप यही होती है, लेकिन जो ये कैसे इसको मैं करूँगी, रोटेट कर सकते हैं, एक मिनट दिखाती हूँ मैं आपको। अगर मैं इसको रोटेट कर सकती हूँ, कुछ इस तरीके से वो हो जाता है, वो कुछ नहीं, पता नहीं कैसे हो जाता है, वो कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा हो जाता है, मुझे नहीं पता, आप लोगों को खैर पता होगा जो नाजीज़ का सिंबल होता है। उसके अलावा इसको काफ़ी जगहों पर और भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये सबसे पहली तो बात जो यहाँ पर है ना आप लोगों के लिए सबसे बड़ी जो ये अलार्मिंग चीज़ है वो यही है कि चाइनीज़ कल्ट ग्रुप का जो मेन सिंबल है वो आपका ही स्वास्तिका का ऑपोजिट साइड है, यानी दूसरी तरफ पर, और वो लेफ्ट साइड पर है, यानी जो उसका मेन ये चीज़ है वो इधर है, आप लोगों के में इधर होती है। तो ये आप लोगों के लिए बड़ा क्लियर इंडिकेशन है कि ये हिंदू धर्म के पीछे जा रहे हैं, हाथ धोकर जा रहे हैं यहाँ पर। तो अब हिंदू और इंडियन जो है वो नेक्स्ट है। अब ये आपको इस वक्त जो यहाँ पर मिला है ना, जो इलीट नाराज़ हो गए, इलीट्स, इसका मतलब क्या है, और ये इन्होंने कहते हैं अटमोस्ट सीक्रेसी के नीचे इन्होंने इंडिया को डिस्कस किया। इन्होंने सिर्फ रशिया यूक्रेन और को लेकर बात नहीं की इंडिया को कि भाई वो ऑयल का मसला है, ऑयल का इशू नहीं है। यहाँ पर जो इनका पूरा एजेंडा था, इसमें इनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, टेक्नोलॉजी था, एनर्जी ट्रांजिशन था, बैंकिंग सिस्टम था, फिजिकल चेंजेस थे, फिर यहाँ पर इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, ट्रेड, यूएस लीडरशिप्स के ऊपर भी बात की थी, क्योंकि यूएस लीडरशिप बहुत बुरे तरीके से ख़राब होने वाली, यूएस बहुत बुरे तरीके से गिरने वाला है, और जैसे यूएस गिरेगा तो उसकी वजह से इजराइल जो है वो वीक हो जाएगा, और जैसे इजराइल वीक होगा तो चाइना सुपर पावर बन जाएगा, मेन दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर हैंडल करने वाले बन जाएंगे। तो ये चाइना को भी इन्होंने डिस्कस किया। ये यहाँ पर यही चीज़ों को देख रहे होते हैं तराजू में तोल कर कि किस साइड पर ये जो तराजू है ये किस साइड पर हैवी है, यानी हम किसका पक्ष लें, हम कहाँ पर जाएं। तो उनको भी ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अंडर यूएस लीडरशिप हम लोग सब डूबने वाले हैं, क्योंकि हम इस इजराइल की साइड पर जाएंगे। तो ये एक और टाइम होता है जहाँ पर आप साइड ले सकते हैं कि आप रशिया, यूक्रेन, टर्की, पाकिस्तान और जो मेन चाइना है उसकी साइड में आप लोग चले जाएँ। ये एक टाइम होता है। इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाह रहे हैं। एक ब्रिक्स का अलायंस बना है जिसके ऊपर मैं बाद में बात करूँगी। तो ये जब यहाँ पर बात कर रहे हैं ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बात कर रहे हैं, एनर्जी, बैंकिंग सिस्टम, फिजिकल, फलाना ढिमकाना, जब ये सारी चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं तो इसमें जो मेन ये यहाँ पर पॉलिसी चेंज की बात तो आ गई, जो मैंने आपको स्टार्ट की, मैंने आपको बताना शुरू किया पॉलिसी का कि यहाँ पर अब पॉलिसी क्या चेंज होगी। एशिया और अफ्रीका में जो पॉलिसी चल रही है एक ज़माने से कि मुस्लिम आतंकवादी हैं, अफ्रीकन जो हैं वो गरीब तरीन लोग हैं, उसकी पॉलिसी को वो चेंज करेंगे। उनके ऊपर से हटकर एशिया में जो एक और चीज़ बचती है जीसीसी के अलावा, जीसीसी अनटचेबल है फ़िलहाल। रशिया ऑलरेडी जो है रशिया कह रही हूँ, चाइना का ऑलरेडी जो है वो अपना कल्ट ग्रुप है, तो उसको भी वो टच नहीं कर सकते। अब एक अकेला जो पूरे इस कॉन्टिनेंट में बचता है, अफ्रीका तो पूरा बर्बाद हो चुका है, एक एशिया में चीज़ बचती है वो है इंडिया। अब इंडिया को करना है उन्होंने बर्बाद, जो इंडिया सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड था इस पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर। अब इंडिया की बारी है, अब इंडिया से स्टार्ट कर देंगे। अब इंडिया के यानी ये डायरेक्ट धमकी स्टार्ट हो गई, क्योंकि इनको कुछ भी करने के लिए आपको एक दुनिया को दिखाने के लिए इनको एक चीज़ चाहिए होती है कि भाई ये इशू हो रहा है।
तो अब ये आइसोलेट करना शुरू करेंगे इंडिया को समझ नहीं आएगा वो क्या कर रहा है। इंडिया जो है वो चाइनीज़ साइड पे जाने की कोशिश कर रहा है। चाइना के जो वो ब्रिक्स वाले लोग हैं उनको इंडिया चाहिए भी नहीं है। जो ब्रिक्स में आए हैं वो फिलहाल इंडिया के लिए है, लेकिन वो असल में इंडिया के लिए नहीं है। तो वो आई किस तरीके से रिमूव होगा और उस आई को कौन आकर टेक ओवर करेगा, वो बात की बात है। लेकिन क्या होगा, अभी इंडिया को लग रहा है कि हम ब्रिक्स की तरफ आकर हम सेफ हो गए हैं। दूसरी तरफ इंडिया को ये लग रहा है कि अगर वो मुझे नहीं भी रखेंगे तो मैं इल्यूमिनाई वाला जो इजराइल वाला साइड है वहाँ पर मैं रहूँगा। लेकिन मसला क्या होगा कि चाइना वाली साइड पर इंडिया को खींच के लाया ज़रूर जाएगा, लेकिन सिर्फ वहाँ से उस पिरामिड में सबसे नीचे इंडिया होगा, सबसे नीचे। वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा सेफ्टी इस वक्त दिखाई जा रही है, सो कॉल्ड सेफ्टी दिखाई जा रही है, वो असल में होगी भी नहीं, बाद में वो भी पेले जाएंगे मुस्लिम्स। लेकिन मुस्लिम्स को यहाँ पर सिक्योर किया जा रहा है क्योंकि मुस्लिम्स को वो डिफरेंट तरीके से लेकर चल रहे हैं इस वक्त, बाद में पेले जाएंगे। लेकिन वहाँ पर स्टार्ट क्या होगा, हिंदू, फिर मुस्लिम्स, और उसके बाद दूसरे बुद्धिस्ट वगैरह, वो दोबारा से वहाँ पर पेल दिए जाएंगे मुस्लिम्स। लेकिन सिर्फ क्या हो रहा है कि वो एक सीढ़ी वहाँ पर ऊपर चढ़ रहे हैं। और यहाँ पर जो इजराइल वाला साइड था, इल्यूमिनाई वाला साइड था, जिसको ये हमारी वाली जो अभी करंट वर्ल्ड ऑर्डर है, उसमें मुस्लिम्स नीचे थे, फिर हिंदू थे, और हिंदू के बाद ऊपर सारे बुद्धिस्ट वगैरह थे, वो दूसरे बुद्धिस्ट टाइप के लोग, चाइना वाले बुद्धिस्ट थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, मुस्लिम सारे चले गए, ख़त्म हो गए, बर्बाद हो गए, और जो 2-4 घूट बचे मुस्लिम्स वो चाइना की साइड पे चले गए। वहाँ पर वो उनको सेफ्टी मिल गई, वो अभी फ़िलहाल उनको लग रहा है वो उनको सेफ हेवन मिल गया, वो वहाँ पर बच गए। अब वहाँ पर क्या होगा, हिंदू होंगे, हिंदूज़ के बाद बुद्धिस्ट होंगे, दूसरे वाले जो छोटे छोटे से लोग हैं, बहुत कम हैं, वो ना होने के बराबर हैं, वो और मुस्लिम साथ में पेले जाएंगे बड़े बुरे तरीके से वहाँ पर भी। तो ये सब पेलेंगे, जैसे ये सब पेलेंगे। और जो क्रिश्चियंस लोग हैं, जो क्रिश्चियन देश हैं या क्रिश्चियन जो लोग हैं, वो कभी भी बुरे नहीं बनेंगे, सिर्फ उनका ये होगा कि वो मरते चले जाएंगे बड़ी बड़ी बीमारियों से, ये इस तरीके से होगा। लेकिन यहाँ पर ये जो एक पूरा इस वक्त इंडिया का जो टारगेट है वो स्टार्ट हो गया, और इंडिया के ऊपर ये चीज़ें स्टार्ट कर दी गई हैं आहिस्ता आहिस्ता। इसका जो इम्पैक्ट है, जो आपको इफेक्ट्स हैं, वो दिखना बहुत बाद में शुरू होंगे, ठीक है। तो ये जो पूरी बिल्डरबर्ग मीटिंग का मेन एजेंडा इस वक्त था, जो सबसे ज़्यादा अंडर कहते हैं अटमोस्ट सीक्रेसी में जिसको डिस्कस किया गया था लिस्बोआ के अंदर, वो क्या था, इंडिया था। इंडिया के ऊपर ये प्लान कर रहे हैं कि अब इंडिया को हमने किस तरीके से बर्बाद करना है। जब ये लोग यहाँ पर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हर चीज़ अभी आने वाली है, बैंकिंग सिस्टम यहाँ पर अभी पूरा बर्बाद होने वाला है, कई एनर्जी का ट्रांजिशन, ये तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, डिफरेंट टॉपिक है। ये एक और इसी तरीके से एकेडेमिया, हार्वर्ड वगैरह के भी वहाँ पर लोग थे। ये क्या होते हैं कि भाई हमें बच्चों को क्या एजुकेट करना है, किस तरीके की एजुकेशन देनी है, और वही एजुकेशन देनी है जो सबको देनी है, एक ही तरीके की घिसी पिटी स्टीरियोटाइप, ताकि लोग जो हैं वो थिंकर ना बने, वो स्लेव्स बने, ताकि वो 9 to 5 वाली जॉब को ही लेकर अपना गोल लाइफ में बना लें। उनको ये वो एक होता है ना, आपको पढ़ाया जाता है, इसलिए कहते हैं ना, माँ की गोद से जो बच्चा सीखता है वही असल में ज़िंदगी में सीखता है। ये स्कूल कॉलेजेस वगैरह तो सब 6 किस्म की बकवास तरीन चीज़ें होती हैं। तो इसमें आपको किस तरीके से आपको ज़ॉम्बी बनाना है, यानी एक तरीके से आपको बिल्कुल बेकार करना है। आपको जो एजुकेशन मिल रही है, आप लाखों करोड़ों भी खर्च कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपको असल में कुछ नहीं मिल रहा है। तो पूरी जो दुनिया है यहाँ पर, पूरी दुनिया वो बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि बिल्डरबर्ग वाले जो हैं वो एक वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं। अब क्या है कि इसके बारे में लोगों को लग रहा है कि यही वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं, ये कर नहीं रहे होते हैं, ये उस वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है, ठीक है। असल में जो वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट होता है वो या तो इजराइल करता है, वो चाइना अब बना रहा है एक वर्ल्ड ऑर्डर। इनमें ये सारे बिल्डरबर्ग वगैरह देश हैं, और इनके अंदर जो छोटे छोटे क्लब्स होते हैं वो सिटीज़ होती हैं, फिर हम जैसे लोग होते हैं। तो ये खाली बिल्डरबर्ग वाले लोगों का काम नहीं होता है वर्ल्ड ऑर्डर को क्रिएट करना, लेकिन ये उसका हिस्सा होते हैं, इनका लेवल होता है। और ये जो होते हैं ना, इल्यूमिनाई, फ्री मेजन, स्कल्सबोन, ये इनको लेवल दिए गए, लेवल 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 9 तक लेवल्स हैं। तो 1 से लेकर 9 तक इनके लेवल्स होते हैं। तो आपको उसी के हिसाब से आपका से होता है वर्ल्ड ऑर्डर में क्रिएट करने का, आप उतने ही होते हैं। आगे आगे इनकी भी जैसे क्लियरेंस लेवल होता है, इनको एक हद तक प्रिविलेजेस होती हैं। जो सबसे टॉप लेवल पर होते हैं उनको एक डिफरेंट लेवल की प्रिविलेजेस होते हैं। तो इनके भी प्रिविलेजेस जो हैं वो प्रोवोक कर दिए जाएंगे बाद में आगे जाकर। जैसे स्पेशली ये वाला साइड गिरेगा ना, इजराइल वाला साइड गिरेगा, और एक्चुअली न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो चाइना ही लेगा, तो इनके जो सारे प्रिविलेजेस होंगे वो गिर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, कई सारी चीज़ें रिवोक हो जाएंगी। तो ये मैंने मेरे ख्याल से पहले गलत बोला था, ठीक है। ये चल रहा है, और ये है, और ये इस पूरी जो यहाँ पर इन्होंने दिया है ना, बड़ा बड़ा हाईलाइट करके, और ये पूरी प्रिंट मीडिया और हर जगह पर ये आया है कि इंडिया सबसे बड़ा इनका मेन एजेंडा था, अटमोस्ट एजेंडा था। तो इसका मतलब ये है
कि अब इंडिया से स्टार्ट करना है कि भाई उनकी सबसे पहले पॉपुलेशन को टारगेट करो, उनके धर्म को टारगेट करना शुरू करो। धर्म से उनको कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन धर्म इतना सेंसिटिव टॉपिक होता है जिसको लेकर जब वो उसको नेगेटिव लाइट में डालना शुरू करते हैं ना, पूरी दुनिया उसके पीछे लग जाती है कि हाँ ये इस धर्म के फॉलोअर्स जो है वो गलत है। तो उसकी वजह से आप लोगों को जितना भी लोग ख़त्म करेंगे, मानना शुरू करेंगे, जो भी चीज़ें होंगी उसको जस्टिफाई करना शुरू कर देंगे कि ये लोग जो हैं एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, ठीक है। फिर जिसमें आपका सबसे पहले टारगेट बहुत सारी चीज़ों का, जिसमें इनका सबसे मेन जो चाइना को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है आपकी चीज़ में, वो कश्मीर है। कश्मीर है जो पाकिस्तान के थ्रू वो लेंगे। फिर आपका दिल्ली बर्बाद होगा, बॉम्बे को ये सैलाब से बिल्कुल ख़त्म करने वाले हैं। इनके बड़े सारे प्लान्स हैं यहाँ पर। और ये आप लोग भूल जाइए कि यहाँ पर आपकी जो लीडर्स हैं, चाहे मोदी हो या आने वाले ज़माने में कोई भी लीडर हो या कोई भी, ये लोग सिर्फ पपेट्स होते हैं, इनका कोई काम नहीं होता है। ये इतने लो लेवल के लोग होते हैं आपकी, ये सिर्फ पपेट्स होते हैं, ये कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं। जो शॉट्स होते हैं आपकी देश के, आपकी देश में भी यहाँ पर एक स्टेट होती है जिसको आप लोग को पता होता है स्टेट के बारे में। फिर एक डीप स्टेट होती है, और फिर डीप स्टेट के ऊपर आता है वर्ल्ड ऑर्डर वाला सिलसिला, जो हम लोग होते हैं, जो अभी करंट वर्ल्ड ऑर्डर यहाँ का इजराइल का है, जिसका अमेरिका फ्रंट मैन है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में चाइना आ जाएगा। स्टेट होती है, डीप स्टेट होती है, और उसके बाद मेन वर्ल्ड ऑर्डर वाले लोग होते हैं। तो आपके भी देश में ना स्टेट सिर्फ एक पपेट, एक मदारी है, बंदर का, मदारी का बंदर का नहीं, मदारी का बंदर है, हाँ मदारी का बंदर होता है, ठीक है। ये स्टेट होती है असल में, जिसको आप लोग देख रहे होते हैं, जिसको लेकर आप लोग बड़े भक्त बने होते हैं, जिसको देखकर आपको लग रहा होता है कि वो एक्चुअली कुछ करेंगे। वो कुछ करने की पोजीशन में नहीं होते, वो सिर्फ एक फ्रंट मैन होते हैं, एक चेहरा होते हैं, पपेट होते हैं वो। मदारी डीप स्टेट होता है, और डीप स्टेट के ऊपर असल में कोई और होता है, वर्ल्ड ऑर्डर वाले होते हैं। तो आप अभी मैंने आज तक डीप स्टेट के ऊपर बात भी नहीं की। मैं आपको बताऊंगी कि डीप स्टेट क्या होती है। आज तक मैंने जो भी बात की, मैंने स्टेट के ऊपर बात की है, या मैंने इल्यूमिनाटी वगैरह जो वर्ल्ड ऑर्डर वाले लोग होते हैं उनके ऊपर मैंने बात की है, जिनको पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो आपके भी देश के जो इलेक्शंस होते हैं पूरी दुनिया में भी, ये सब यहाँ से कंट्रोल होते हैं। ये लोग डिसाइड करते हैं कि किसने बनना है, क्यों बनना है, किस लिए बनना है। ये कुछ भी नहीं कर सकते। आप ये भूल जाइए कि आप लोगों को सेफ कोई भी कर सकता है, कोई भी सेफ नहीं करेगा। जब एक ऑर्डर क्रिएट हो जाता है, एक एजेंडा बन जाता है, वो उसी को लेकर उसी तरीके से किया जाता है, ठीक है। ये आप बिल्कुल भूल जाइए कि यहाँ पर कोई भी आपको बचा सकता है, नहीं। इस वक्त पूरा इंडिया अपने आप को ओन नहीं करता है। इंडिया बिक चुका है। बिकने से मुराद ये नहीं कि इंडियन लोग बिक गए। जो इंडियन सॉइल है वो खरीदी जा चुकी है। उस आपका जो लैंड है पूरा का पूरा इंडिया, उसको कोई और ओन करता है। सबसे वैसे तो नॉर्मली जो इल्यूमिनाटी वाले लोग हैं, जो वर्ल्ड ऑर्डर वाले हैं, वो हर किसी को ओन करते हैं। सॉइल को भी ओन करते हैं, लैंड को भी ओन करते हैं, उसमें रहने वाले जो लोग होते हैं उनको भी करते हैं। ये जो आप लोग जब पैदा होते हैं, जो आपकी बर्थ सर्टिफिकेट पे आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, या आपका जो ख़रीदने का नंबर होता है ना, वो होता है, आपको परचेज़ किया हुआ होता है। आप पैदा होते ही जो है ऑलरेडी प्रॉपर्टी बन जाते हैं वर्ल्ड ऑर्डर वालों की ऑलरेडी। तो आपकी जो ज़मीन भी है ना, ये आप लोग ओन नहीं करते हैं। ये सिर्फ एक क्या कहते हैं इसे, एक दिखावा है, एक इल्यूजन है कि इंडिया ओन करता है। बिल्कुल भी नहीं। चाहे आपके पास उधारी हो कि नहीं हो, आपके देश उधार में डूबा हुआ हो कि नहीं डूबा हुआ, ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। ये सिर्फ एक झूठ है, एक झुनझुना है, बच्चे की मुंह में लॉलीपॉप टाइप वाली चीज़ है कि आपको लगता है कि नहीं। तो पूरी का पूरा जो एक इंच है ना हर देश का, उसको वर्ल्ड ऑर्डर वाले कंट्रोल करते हैं, जो करंट वर्ल्ड ऑर्डर है। जब चाइना के ऊपर ट्रांसफ़र होगा तो चाइना हर देश के एक इंच को कंट्रोल करने लग जाएगा। तो ये सिर्फ ये चीज़ें होती हैं। तो अब इस कंट्रोल वाले हिस्से को अपने पास लेकर अपनी मर्जी से यूज़ करने में, जैसे आपने देखा होगा कि जो यूके की क्वीन थी, उसने फ़लस्तीन जो है वो लिख कर दिया था इजरायलियों को कि ले लो तुम। उसके पास हक कहाँ से था लिखने का? उसके पास हक नहीं था, लेकिन वो क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा थी तो उसके पास असल में लिटरली प्रिविलेज था। वो किसी भी देश को लिख कर दे सकती थी कि ये लो इजराइल, तुम वहाँ चले जाओ, ये हम इसको इजराइल बना रहे हैं। अब इसी तरीके से जो चाइना जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लेगा, उनके पास भी ये सारे हक आएंगे, वो इसको लिख कर ले लेंगे, दे देंगे ये किसी को भी। यानी किस तरीके से वो बात की बात है। लेकिन जो इंडिया होगा, इंडिया के अंदर इंडियंस जो हैं वो वीक हो जाएंगे, जैसे फ़लस्तीन के अंदर हो गए फ़लस्तीनी। उस तरीके का उतना बुरा हाल नहीं होगा, लेकिन ये शुरुआत हो जाएगी, उसको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे वो। तो ये इनके पास पावर होती है। ये अब दुनिया, ये जो सिचुएशन है पूरी दुनिया की, उसी तरीके से तो इंडिया ख़त्म होने वाला है। ख़त्म से मुराद ये नहीं कि
लोग ख़त्म हो जाएंगे, बस ये कि आप लोग एक अजीब सिचुएशन में चले जाएंगे, आप लोग वो अपना खुद कुछ भी ओन नहीं करेंगे। और आगे जो फ्यूचर है ना, मेरा ख्याल से उसमें इंडिया आगे है भी नहीं। ये कुछ उन देशों में से होगा जिनका नाम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा फ्यूचर में बहुत सारे देश ख़त्म होंगे। लेकिन जैसे अभी आप लोगों ने सुना है कि भाई मालदीव जो है पानी में डूब रहा है, न्यूयॉर्क भी जाने वाला है, न्यूयॉर्क को भी डुबाएंगे, कनाडा को भी ख़त्म करेंगे, इटली भी पूरा चला जाएगा, इंडिया भी इसी तरीके से जाएगा, इंडिया को ख़त्म कर देंगे ये लोग। ये सिर्फ ख़त्म ये लोग ही करेंगे, लेकिन क्या होगा, ऊपर से सामने से कोई चीज़ होगी, कोई भी चीज़, एक फसाद क्रिएट किया जाएगा कि भाई इस वजह से इंडिया ख़त्म हो गया, लेकिन इंडिया को ख़त्म किया जाएगा। तो ये क्योंकि आप लोग सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रखते हैं अपने पास, तो आपको ख़त्म करना है। जैसे ही ख़त्म होंगे आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। अब अभी आप लोग देख लें कि ओवरऑल इंडिया में कितने बिलियन कह रही हूँ, सॉरी, हाँ, कितने बिलियन है आप लोग पॉपुलेशन वाइज, आप लोग देख लीजिए। तो अमेरिका चाइना तो बिल्कुल सेफ़ है, उसके बाद तीसरा जो आता है वो इंडिया ही आता है। तो ये सारी चीज़ें, और ये बिल्कुल आप भूल जाइए कि आपको कोई भी सेव कर सकता है, कोई भी बचा सकता है, आपके देश को कोई हाथ नहीं लगा सकता, फलाना ढमकाना, ये सब चीज़ें जो ऑर्डर ये लोग क्रिएट कर लेते हैं वो कर लेते हैं, उसी के हिसाब से चलते हैं। ये जो पूरा यहाँ पर इन्होंने बिल्डरबर्ग में बैठकर यही प्लानिंग की है कि किस तरीके से इंडिया को हमने अब टारगेट करना है और इंडिया को हमने ख़त्म करना शुरू करना है। इंडिया के लिए इन्होंने एक टर्म यूज़ की हुई है, मैं यहाँ बताऊँगी नहीं, आप लोग शायद ऑफेंड हो जाएंगे, मैं बिल्कुल नहीं बताऊँगी, लेकिन अगर आप उस टर्म को सुनेंगे ना तो वो इंडिया की ख़त्म की तरफ जा रहा है, जिससे पता चले टर्म ही अगर आप सुन लेंगे ना, इंडिया को जिस तरीके से यहाँ कहा जाता है, हमारे पास हर चीज़ का एक कोड होता है, तो इंडिया का भी जो कोड है ना, वो कोड ही उस तरीके का है कि अगर आप उस कोड को सुने तो वो उसी ऑपरेशन के अंडर आता है जिसमें बाकी सारे आते हैं देश जिनको हम ख़त्म कर रहे हैं, हम जिनको ख़त्म कर रहे हैं। तो जो उसका नाम लिखा जाता है ना इंडिया का, वो बिल्कुल उसी तरीके से अब लिखा जाता है। मैं यहाँ बोलूँगी नहीं क्योंकि गलत बात है, बुरी बात है, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हाँ ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हो रही हैं, और ये बड़ी डायरेक्ट धमकी दी गई है पब्लिकली, यानी ऑन द रिकॉर्ड की धमकी है, ये ऑफिशियली धमकी है, लेकिन इनडायरेक्टली कहा ही जा रहा है कि भाई यूक्रेन रशिया की वजह से इंडिया को बुरा लग रहा है, लेकिन चाइना अब बहुत बुरे तरीके से ऑफेंड हो चुका है ऑलरेडी इंडिया से एक टाइम से, और अब इसराइल वाली साइड पर भी हो गए वो। इंडिया ने इस वक्त गलती ये कर ली कि इंडिया ने एक साइड पर साइड नहीं लिया। बहुत ज़रूरी होता है, अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको एक साइड पर रहना पड़ता है, दोनों साइड पर जाएंगे बड़ा बुरा हाल होगा। वो एक मुहावरा भी, वो मैं यहाँ बोलूँगी नहीं, लेकिन यही होता है फिर इशू। चाइना इस वक्त सिर्फ अपने पास भिला फुसला के बुला रहा है, वही वो चूहे पनीर वाला इशू है यहाँ पर। और इसराइल जो है वो ऑलरेडी गुस्से में आ चुका है कि भाई अब ये हमारी साइड पर नहीं है, ये वहाँ पर जा रहे हैं, तो इनको ख़त्म करना शुरू करो। तो उनको ऑप्शन दे दिए यहाँ पर, उनको एक रीज़न दे दिया है इंडिया ने कि लो हमें कर लो बर्बाद, हम तुम्हें धोखा देने वाले हैं। तो इससे पहले कि इंडिया उनको बहुत ज़्यादा धोखा दे, वो यहाँ पर बर्बादी इंडिया की वो भी शुरू कर देंगे। और चाइना तो ऑलरेडी बर्बादी करने के मूड में उनका यहाँ पर, अगर आप ये कोल्ड ग्रुप का साइन ही देख लें तो सबसे पहली बात है इस वास्ते का जो है ये उल्टा है। इसका गूगल में बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन है कि भाई ये लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पर होता है और ये ठीक होता है, लेकिन इंडिया के अंदर मुझे ये पता है कि ये इसका जो इसको इस तरफ ड्रॉ किया जाता है। खैर, आप लोग मेरे ख्याल से जो हिंदू धर्म में है, मैं अगर गलत नहीं हूँ, राम से रिलेटेड है, अगर मुझे नहीं पता कौन से गॉड से रिलेटेड है आपके, सॉरी अगर गलत मैं बोल रही हूँ, पर आपको पता होगा, आपको एग्जैक्टली पता होगा कि ये दोनों तरफ ठीक होता है ड्रॉ करना या एक तरफ। मैंने इंडिया में हमेशा एक ही तरफ देखा है, राइट साइड से ये ड्रॉ होता है, यानी इसकी जो ये वाली लाइन होती है ये राइट साइड पर जाती है। और आप लोग की स्क्रिप्चर्स जो होंगे या आप लोग जो फॉलो करते होंगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, क्या पता होगा आप लोगों को कि उसी तरफ से ड्रॉ करना ज़रूरी है, उल्टी साइड से ड्रॉ नहीं करना होगा, अगर ऐसी कोई भी बात है। ठीक है, अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ पूरी आखिर तक सुन ली है, मुझे नहीं पता अगर ये इमोजी है अवेलेबल, मुझे नहीं पता, तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। अगर नहीं तो सुशांत की जो फेवरेट इमोजी नहीं है, वो जो ट्रिशॉल वाली है, वो डाल दीजिएगा, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए आप लोगों ने ये वीडियो आखिर तक सुनी है। मैंने इस बाकी जो पूरी बिल्डरबर्ग कॉन्फ्रेंस के बाकी जो सारे टॉपिक्स थे उसके ऊपर मैंने बात ही नहीं की, जो इनका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से रिलेटेड है, ये सब टैग वैग और ये इस तरीके की ना कॉन्फ्रेंसेज, ये सिर्फ एक दिखावे के लिए हो रही होती हैं आप लोगों के सामने। डेली जो यहाँ पर हमारी दुनिया में जो एजेंडा की डिस्कस हो रही होती है, डेली की जो इनकी मीटिंग्स होती हैं, उनमें यही सारी बेकार बेतुकी ही बातें हो रही होती हैं कि क्या करना है, हमने कैसे करना है, क्या प्लान है, फलाना ढिमकाना। ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए हो रहा होता है कि भाई हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं,
और हम ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, ताकि कल जब ये चीज़ें बर्बाद होना शुरू हों तो लोग तैयार हों। लेकिन यहाँ डेली हो रही होती हैं। तो अभी दावूस में भी मैं गई हुई थी, जिसको आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन असल में वो दावूस है स्विट्ज़रलैंड के अंदर। तो दावूस के अंदर भी, वहाँ पर भी हम गए हुए थे। फिर अभी क्या हुआ था, एक और WEF भी था, वहाँ पर भी थी। दावूस मेरे ख्याल से वो जनवरी के अंदर ही थी, मुझे याद नहीं है। फिर उसके बाद पता नहीं कौन सी जगह हुई थी, सुशांत के बर्थडे के आगे पीछे दोनों चीज़ें हुई थी। हाँ, फिर वो क्या हुआ था, वो बियॉन्सी जहाँ पर थी, अटलांटिस वाली, हाँ अटलांटिस वाली जगह में भी। मेरे ख्याल से दावोस, अटलांटिस, ये सब आगे पीछे थे, मुझे अगर याद है सही से, शायद, तो मैं भूल जाती हूँ चीज़ें। लेकिन वहाँ पर भी थे। ये सारी सिर्फ ऊपरी ऊपर हो रही होती हैं। इनकी जो असल मेन एजेंडा होते हैं वो डेली यहाँ पर डिस्कस हो रहे होते हैं, डेली यहाँ पर बातें हो रही होती हैं। ये कोई इतनी ख़ास यूनिक चीज़ पे बात नहीं कर रहे होते। सिर्फ यही होता है कि हाँ, अब हमने ये करना है, ये करना है, ये मिशन स्टार्ट कर दिया है, इसको इस तरीके से करना है। जैसे ये एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर मैं बात ज़रूर करूँगी, और ये जो बैंकिंग सिस्टम है इसके ऊपर तो मैंने ऑलरेडी बात शुरू की हुई है, आपको समझ आई जाएगी। बैंकिंग सिस्टम हो गया, उसके बाद AI टेक और AI मैं तब स्टार्ट करूँगी जब मैं इलॉन मस्क के ऊपर बात करना शुरू करूँगी, तो आपको पता चल ही जाएगा। इतना कोई बहुत डिफरेंट चीज़ें नहीं हो रही, हम सबको ही पता है कि क्या हो रही हैं। जो सारी चीज़ें जिनको कंस्पिरेसी का नाम दिया हुआ है वो असल में यहाँ पर है। ठीक है, चलें। ये और US लीडरशिप के ऊपर तो वैसी बात होना ज़रूरी है। चाइना के ऊपर इसलिए बात हुई कि भाई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, सबको पता है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चाइना के हाथ में ही आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है, इसराइल के। तो बस ये सारी चीज़ें थी। ये था मेन, जो असल में उनका मेन एजेंडा था, वो दो थे, जिसमें सबसे टॉप पर इंडिया था, इंडिया की बर्बादी। दूसरा ये था पॉलिसी चेंज एशिया और अफ्रीकन देशों में। इनकी जो पहले की पॉलिसी रही वो ये रही कि मुस्लिम आतंकवादी और अफ्रीका डिफरेंट है। अब एक आप देखेंगे पूरी दुनिया में इस वक्त एक क्रिएट हो रहा है मोशन, वो ये है कि मुस्लिम्स के अब अच्छी लाइट में दिखना शुरू हो गए, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, थोड़े थोड़े लोग अब उजागर हो गए कि नहीं, हर कोई आतंकवादी नहीं होता है। लोगों को समझ आ गई है कि आतंक बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि हर धर्म में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, ये भी चीज़ अब ख़त्म हो रही है। तो अब लोग इस चीज़ को लेकर एजुकेटेड हो रहे हैं। ये क्रिएट किया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है कि अब ये चीज़ यहाँ पर पॉलिसी चेंज कर रहे हैं। अब हो गया, उनकी जो बर्बादी करनी थी वो हो गई। तो अब ये अफ्रीका और जो अभी तक होती आ रही है वो चीज़ें चेंज होने लगेंगी। आप खुद देखेंगे एक शिफ्ट आएगा और इंडिया नेगेटिव लाइट में आ जाएगा, यानी हिंदू और इंडियन, ये इस तरीके से होगा। तो बस ये सारी चीज़ें थी। ये बड़ी, यानी पब्लिकली अगर ये चीज़ आ गई ना कि अटमोस्ट सीक्रेसी में इन्होंने इस चीज़ को डिस्कस किया इंडिया को, तो उसका 100% मतलब है कि इंडिया की उल्टी जो काउंटडाउन है, उल्टा काउंटडाउन वो स्टार्ट हो गया। बड़ा कम समय इंडिया के पास। आहिस्ता आहिस्ता करते करते इम्पैक्ट आप लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन एक टाइम पीरियड में इंडिया ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ओवरऑल ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ बड़े बड़े लोग बचेंगे जो हाई टेबल्स पर होंगे, इधर उधर होंगे, और आप लोग बचेंगे स्लेव्स की सूरत में, जो अलग अलग जगहों पर उठा कर लेकर गए हुए होंगे। तो ये काफ़ी अजीब सा टॉपिक है, मुझे पता है। आप लोग, क्योंकि सुनने वाले यहाँ पर जो लोग हैं, मुझे पता है इंसान को बुरा ज़रूर लगता है, और इंसान को लगता है कि हमारे साथ कुछ हो रहा है, ये बस। लेकिन ये हकीकत है, ये है कलयुग कह लीजिए, इसे जो भी कह लीजिए, ये सब होना है। अब बाकी हाँ, ऑटोमेटिकली खुद ब खुद अल्लाह और खुदा कोई भी चीज़ चाहे वो फिर एकदम कुछ भी हो सकता है, सब चीज़ें रुक सकती हैं, एक पल नहीं होता, एक पल में कुछ भी। लेकिन जो इनका प्लान है, या जो इनका ऑर्डर क्रिएट इन्होंने किया है, उसके हिसाब से जो भाई इनका प्लान है वो ये है। कल को खुद ब खुद एकदम से अचानक से कुछ हो जाए तो अलग बात है। मुस्लिम्स भी यही समझ रहे थे कि भाई चीज़ें हो जाएंगी, फ़लस्तीन के लोग आज भी समझते हैं कि कुछ हो जाएगा एकदम से, मिरेकल होता नहीं है। कलयुग जो है ना वो आना है। जब तक कलयुग नहीं आएगा तो दज्जाल भी नहीं आएगा। दज्जाल वो एक आंख वाला जिसके ऊपर एक्चुअली ये पूरा इल्यूमिनाई क्रिएट किया गया है। जो ये चीज़ें हैं ये आएगा। तो हमें लग रहा था, हम इतने टाइम से सतयुग में, ऐसा था नहीं, हम शुरू से ही कलयुग में थे। बस अब उस कलयुग को उन्होंने शुरू कर दिया तेज़ी से बर्बाद करना। जितना बर्बाद करेंगे उतनी जल्दी जो है, आप लोग शायद दज्जाल को आसूर कहते हैं शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, मुझे पता नहीं है दज्जाल का कॉन्सेप्ट आपके पास है कि नहीं। खैर, ये सारी चीज़ें थी। मुझे कुछ मत कहिएगा, मैंने आपको सिर्फ प्लान बताया है इनका जो ऑर्डर है वो है। कुछ हो गया वो तो फिर एक अलग बात है कि एक सेकंड में पूरी दुनिया पूरी की पूरी पलट सकती है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ऑर्डर ये है, प्लान ये है अनफॉर्चुनेटली। और आप लोग डिज़र्व करते हैं कि आप लोगों को पता हो कि आप लोगों के साथ होने क्या वाला है। और ये बताने का मेरा जो रीज़न भी है वो ये है कि कल को अगर कोई चीज़ें नेगेटिव लाइट में दिखना शुरू होंगी ना, तो आप लोगों को पता होगा कि आप लोग गलत नहीं हैं। जैसे मुस्लिम्स को पता है कि वो गलत नहीं है, वो बुरे नहीं है, बस उनको किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया था कि ये प्लान है। बाद में पता चलना शुरू हुआ कि अब चीज़ें प्लान है, तो अब मुस्लिम्स
बोल लेते हैं सीना चौड़ा करके कि भाई ये प्लान था, चीज़ें हम लोग ऐसे नहीं हैं, दुनिया को दिख रहा है। तो आप लोगों के पास एटलीस्ट, जब आप लोगों के ऊपर दुनिया उंगली उठाएगी तो आपके पास एटलीस्ट एक आर्गूमेंट होगा, आप बोल सकते हैं कि हम नहीं, ये प्लान चल रहा है। तो ये अच्छी बात है कि आपको पता चल रहा है कि आप लोगों को ये फंसाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, दलदल में फंस डाला जा रहा है। तो एटलीस्ट आपको पता होगा, आप लोग इतने नाइव नहीं होंगे कि आप लोग फील करने लगेंगे कि यार हम ही गलत हैं। नहीं, गलत कोई भी नहीं है, ना कोई धर्म गलत है, ना ही कोई देश गलत है, और ना ही कोई लोग गलत हैं। उसको चलाने वाले लोग वो कंजर हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो बस ये हकीकत है और ये हो रहा है। और आप लोग क्या, अफ्रीका ने भी ये चीज़ सफ़र की है, मुस्लिम्स ने भी की है, हिंदू भी करेंगे, और जो क्रिश्चियंस हैं वो अलग सूरत में सफ़र करेंगे, पर ओवरऑल सब सफ़र करेंगे। इनका जो मेन एजेंडा है वो डिपॉपुलेशन का है। हम 9 बिलियन है, मैं बार बार बता रही हूँ, 2 बिलियन, और 2 बिलियन के बाद भी वो बिलियंस में से ख़त्म होकर मिलियंस में आ जाएंगे। वो एक डिफरेंट चीज़ होगी। उसके बाद वो क्या करेंगे, क्यों होगा उनका, उसके पीछे क्या रीज़न है, उसके ऊपर भी मैं बात ज़रूर करूँगी कि ये इतने कम लोगों की बात करेंगे क्या, कैसे खुद सर्वाइव करेंगे, इनका क्या प्लान, क्या एजेंडा है, ये क्या चाहते हैं। और ये मैं इसके ऊपर भी बात करूँगी कि अभी तक वो जो एक एन वाली जो बॉम्ब होता है वो उन्होंने क्यों नहीं फोड़ के ख़त्म करे एक ही साथ दुनिया को। ऐसे नहीं होगा, उसके पीछे भी है कि क्यों अभी वो नहीं हो रहा। ठीक है, तो मुझे कुछ मत कहिएगा, मैंने सिर्फ आप लोगों को बताया है, वार्न कर रही हूँ मैं बस, और मैं कुछ नहीं कर रही। ठीक है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये बड़ी कॉन्फिडेंशियल किस्म का प्लान है इनका, जिसका इम्पैक्ट इंडिया देखना शुरू करेगा कुछ ही सालों के अंदर अंदर स्टार्ट हो जाएगा, जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है इंटरनेशनली। दुनिया में इंडियन बुरे बनने लग गए, किस वजह से मैं अभी बताऊंगी नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और अगर कोई बात बुरी लगी हो, जो कि असल में मेरी है भी नहीं, उसके लिए सॉरी। और अगर आप लोगों का दिल दुख रहा है तो यकीन मानिए कि हम सब एक ही कश्ती के सवार हैं, और और कोई अलग नहीं है किसी से भी, कोई बुरा नहीं है, कोई गलत नहीं है। याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।